सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज चर्चा करेंगे अभी हाल में हुए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में, जिसमें एनडीए उम्मीदवार महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल, तमिलनाडु के रहने वाले सीपी राधाकृष्णन जी विजयी हुए हैं। मैं नए उपराष्ट्रपति बनने पर सीपी राधाकृष्णन जी को बधाई देता हूँ। अब आप देखें, जब से मोदी सरकार आई 2024 में 4 जून को रिजल्ट आया था, उसके बाद से लगातार मोदी सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है। जबकि मोदी सरकार 240 सीट लेकर सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, फिर भी ऐसा चल रहा है। उनकी आशाओं के केंद्र रहते हैं आमतौर से आंध्र प्रदेश के टीडीपी चंद्रबाबू नायडू और बिहार का नीतीश कुमार जेडीयू। अब जहाँ तक मुझे याद है, जब चंद्रबाबू नायडू जी ने अपनी पार्टी तोड़कर एनटीआर के साथ विद्रोह करके सत्ता पर कब्जा किया था, उसके बाद से कम से कम 98 से वो लगातार एनडीए गठबंधन में रहे हैं। 2004 से 2014 जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तब संयुक्त आंध्र प्रदेश में वाईएसआर की कांग्रेस की सरकार थी। निश्चित रूप से नायडू विपक्ष के नेता थे, वो कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। हो सकता है कुछ मुद्दों पर उन्होंने यूपीए के पक्ष में वोट किया हो, ऐसा होता है, लेकिन गठबंधन में नहीं थे। उसके बाद 2014 से 2018 तक फिर वो एनडीए के साथ थे। 2018 में वो एनडीए के छोड़कर गए थे और मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी लाए थे। उसके बाद वो चुनाव हार गए थे। तो वो जब कभी यूपीए का हिस्सा नहीं रहे, कांग्रेस के सहयोगी नहीं रहे, कांग्रेस और उसके सहयोगी उन पर क्यों यकीन करते हैं कि वो एनडीए छोड़कर उनके साथ आ जाएंगे? ये बात समझ से परे है। ऐसे ही दूसरे आते हैं जेडीयू पर। अब नीतीश जी भी लगभग अपने कार्यकाल अधिकांश समय एनडीए के साथ रहे हैं। 2005 में उनकी सरकार बनी, 2013 तक वो एनडीए के साथ थे। 2004 से 14 के केंद्र में यूपीए की सरकार थी। नीतीश जी उस सरकार के साथ नहीं थे, उस गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। मोदी जी के विरोध के कारण 2013 में उन्होंने एनडीए छोड़ा था। 2017 तक वो 2015 का चुनाव उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी के साथ लड़ा था और दो फिर से सरकार बनाई थी। 2017 में वो फिर मोदी जी के साथ आ गए थे। हालांकि 2022 में 1 साल के लिए फिर वो छोड़कर चले गए थे। यानी अगर देखें तो नीतीश जी भी कभी यूपीए गठबंधन का हिस्सा नहीं रहे, कम से कम सरकार के रूप में जब यूपीए की सरकार थी। फिर भी विपक्ष उन पर आश्रित रहता है। अब विपक्ष कितना लोकतांत्रिक है ये आप देखें। सबसे बड़ी पार्टी वाले को वो सत्ता से हटाना चाहता है और बीच में आरोप लगे हैं पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ पर भी कि उन्होंने उनका भी उपयोग किया मोदी जी को हटाने के लिए, लेकिन नहीं हटा पाए। अब आप जानते हैं विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि मोदी सरकार गिरने वाली है, मोदी सरकार जाने वाली है, इस तरह के आरोप लगते हैं। ठीक है, राजनीति में ही चलता है। इन आरोपों के पीछे का उद्देश्य अपने गठबंधन के साथियों को एकजुट करना भी हो सकता है, ताकि अपने ही गठबंधन में फूट ना पड़ जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी हुआ, यहाँ भी इन्होंने दावे करते रहे। अब जब उपराष्ट्रपति जी का चुनाव घोषित हुआ तो मैं आंकड़े देख रहा था, दोनों गठबंधन में लगभग 100 से ज़्यादा का फर्क है। यानी अधिकतम इंडी गठबंधन वो लगभग 325 के आसपास था, अधिकतम की बात कर रहा हूँ मैं, और एनडीए 425 के आसपास था। अब इसमें कम करने की कोशिश करना निश्चित रूप से एनडीए का कर्तव्य था, विपक्षी पार्टी है। अब आमतौर से क्या होता है, उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, सरकार द्वारा समर्थित उम्मीदवार को हराना संभव नहीं होता। कारण सरकारें बहुमत में होती हैं। अगर सरकार को अपने बहुमत का यकीन ना हो तो निश्चित रूप से वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी या साझा उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, या एनडीए ने अपना उम्मीदवार उतारा। अब वैसा है, विपक्ष क्या करे? विपक्ष कम करने की कोशिश करता। उन्हें याद है विपक्ष ने अंतरात्मा की आवाज़ की बात भी उठाई। अंतरात्मा की आवाज़ पर एक बार वोट पड़ा था
जब 1969 में इंदिरा गांधी जी ने बीवी गिरी को कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ उतार दिया था। यहाँ पर संजीव रेड्डी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो हार गए थे और इंदिरा जी द्वारा उतारे गए बीवी गिरी चुनाव जीत गए थे। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, इंदिरा जी खुद सरकार थी, यानी वहाँ भी सरकार का ही उम्मीदवार जीता था। तो सरकार का उम्मीदवार जीतना तो बड़ी बात नहीं थी, प्रश्न फर्क का था कि फ़र्क कितना रहेगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं सीपी राधाकृष्णन जी को 452 वोट मिले और इंडी गठबंधन को के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी जी को 300 वोट मिले, यानी जो आंकड़ा पहले लगभग 100 के आसपास का फर्क था वो 150 पहुंच गया। इससे निश्चित रूप से इंडी गठबंधन में हताशा आई होगी। हो सकता है अब 1-2 साल वो मोदी सरकार गिराने का सपना छोड़ दे, वो जिससे अफवाह फैलाता है वो छोड़ दे, ये हो सकता है। हाँ, लेकिन ये भी ज़रूर है, यदि बीजेपी अपने बीजेपी द्वारा शासित या एनडीए द्वारा शासित किसी राज्य में चुनाव हार जाती है तो ये फिर दोबारा सक्रिय हो सकते हैं। अब ऐसा आगे देखने को कब मिलेगा ये अलग बात है। अभी हाल में बिहार में चुनाव है, फिर 5 राज्यों के चुनाव में बिहार में एनडीए है, 5 राज्यों के चुनाव में केवल असम में बीजेपी है, बाकी में एनडीए है। उसके बाद 27 में चुनाव होंगे, तब तक के लिए क्या इंडी गठबंधन साथ बैठेगा ये देखने वाली बात है। तो नए राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, जैसी आशा थी वैसे हो गया। मोदी जी एक स्थिर सरकार है, बहुमत की सरकार है, इसे कोई हिला नहीं सकता। मुझे कोई संदेह नहीं है ये सरकार 2029 तक रहेगी। हाँ, अराजकता फैलाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन वो चलता रहेगा, उससे सरकार निपटती रहेगी। तो नए राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति जी को एक बार फिर बधाई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।